अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मौजूदा हुकूमत जो है दिखाई ये देता है कि हिचकिचाहट का शिकार है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है, एक दिफाई तर्ज़ अमल जो है वो दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो दूसरी तरफ एक जारहाना हिकमत अमली अपनाए हुए हैं, ज़ुबान उनकी शोले उगल रही है और ज़ाहिर है कि लोगों का मजमा वो इकट्ठा करने में कामयाब हैं और अब वो उस नहज पर पहुंच रहे हैं कि जहां वो 20 तारीख को जो कि जुमा बनता है वो मुल्तान में जलसा आम करेंगे और अपने लॉन्ग मार्च का जो है वो ऐलान करेंगे। अपोजिशन की हवाले से उनका जो रवैया रहा है वो दिखाई ऐसे देता है कि वो एक दबाव का को हमालिया जो है वो खड़ा करना चाहते हैं कि जिसके नतीजे में सब कुछ दब जाए और वो जो है अपने मुतालबात जो भी उनके हैं उनको वो मनवा सकें। बुनियादी मुतालबा उनका इंतखाबात का इनेकाद है और फौरी इंतखाबात का इनेकाद है। हुकूमत जो है दूसरी जानिब, अगर आप उस शोला बयानी के साथ या उस बयानिए के साथ इमरान खान साहब को जवाब नहीं देना चाहते और आप ये समझते हैं कि ये एक मैच्योर्ड तर्ज़ अमल नहीं होगा, तो फिर आपको इंतज़ामी और माशी मामलात के अंदर इक़दामात उठाए जाने की ज़रूरत है, जो इक़दामात जो हैं नताइज के हवाले से नज़र भी आएँ और लोगों को ये एहसास भी हो कि ये हुकूमत जो है ये आगे बढ़ रही है। ज़ाहिर है तहरीक अदम-ए-एतमाद के नतीजे में अपोजिशन पार्टियों का ये जो मखलूत हुकूमत वजूद में आई, उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ जो है बुनियादी तौर पर उसको स्टीयरिंग दिया गया और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने। ये इंग्लैंड जाकर बैठ गए, वहाँ मशावरत हुई, यहाँ मशावरत हुई। उसके नतीजे में अभी तक उस तरह के नताइज जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं जो कि दिखाई दिए जाने चाहिए थे। और अब हुकूमत जो है ये जो एक सियासी दबाव सामने आ रहा है, इसका किस तरीके से मुकाबला करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि क्या हुकूमत ये समझती है कि उनको जो है उस तरह खुल कर खेलने की शायद सहूलत मुयस्सर नहीं है और ये दबाव जो है ये अपनी जगह के ऊपर मौजूद है और ये आड़े आ रहा है कुछ इक़दामात को करने के हवाले से। फिर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी दिखाई देता है कि अगर हम इक़दामात उठाते हैं और उसके बाद एक और तब्दीली आ जाती है तो फिर ये मलबा जो है इसको लेकर इंतखाबात में जो है वो कैसे जाया जाएगा। सियासत जो है वो इस वक्त बड़े एक अजीब दोराहे पर आन खड़ी हुई है। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। और मेरे आज के मेहमान जो हैं वो बुनियादी तौर पर एक खालिस्तान सियासी कारकुन हैं और उनकी एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से उनकी एक बड़ी तवील जदोजहद भी है और ज़ाहिर है कि वो इस हुकूमत का हिस्सा भी हैं और मुशीर हैं अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब ये फरमाइएगा कि चूँकि तहरीक अदम-ए-एतमाद को तो आपने स्पीयर हेड किया, उसके बाद स्टीयरिंग दिया गया मुस्लिम लीग नवाज़ को, क्या आप लोगों को एहसास था कि तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद क्या गर्दाब सामने आएंगे, क्या चैलेंजेस सामने आएंगे? ये चीज़ें आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? जो कुछ हुआ, आइनी बहरान अपनी जगह पे है सदर साहब के हवाले से, पंजाब में गवर्नर के हवाले से, फिर अदालती फ़ैसले अपनी जगह पर हैं, उसके बाद जो इंतज़ामी अमूर हैं उनका जो बहरान है वो अपनी जगह पे है, मईशत का बहरान अपनी जगह पे है। आप लोगों को कुछ अंदाज़ा था कि आप किस दलदल में उतरने वाले हैं? पहली गुजारिश तो ये है कि आपने इतना मौजू फैला दिया है कि अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से पकड़ूं इसको। गुजारिश ये है कि जब हमने इस इमरानी हुकूमत का मुकाबला शुरू किया था 2018 में, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के हालात को बहुत अच्छे नहीं थे, उससे पहले भी को बहुत अच्छे नहीं थे। हालात काफी अरसे से खराबी की तरफ गामजन थे, उसमें कुछ बेहतरियां लाई गई, कोशिशें हमारी जारी थी। लेकिन खान साहब के आने के बाद हमने भरपूर कोशिशें की कि हम अपने तो खिलाफ बनने वाले केसेस और जो भी ज्यादतियां हैं उनको अपनी जगह वो चलते रहे, अदालतें उन केसेस को चलाती रहे, हम अपने जवाब भी देते रहे। लेकिन हम मुल्क के हालात को सामने रखते हुए
इस वक्त जरूरत थी कि हम इस हुकूमत से कोऑपरेट करते, इमरान खान साहब से, और हमने उसके लिए ऑफर किया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, ने कहा कि हम अपने केस भुगतेंगे, लेकिन इस वक्त मुल्क के हालात इतने खराब हैं कि आए बैठ के फर्दर जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो तय करते हैं। उसके बाद जो कुछ इमरान खान साहब ने जवाब दिए वो एक तारीख है खुली, हर बंदा जानता है, मैं उस पर ज्यादा वक्त नहीं लेता। खान साहब ने सिवाय गालियों और मुगलजात के हमें और कुछ नहीं किया, बल्कि छोड़ूंगा नहीं और फलां, और मुसलसल अपनी गोल पोस्ट चेंज करते रहे, मुसलसल अपने व्यू से इनहराफ करते रहे। चले वो थे कि इस मुल्क को लूटा गया है, इस मुल्क का जो कर्जा चढ़ गया है, सारा लूट मार हुई है, गुर्बत हुई है, ये लोग हैं जो खा गए, पैसा बाहर चला गया है, 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, मैं ले आऊंगा, मुल्क ठीक कर दूंगा। वो कहते थे कि मैं नैब के कवानीन ठीक करूंगा, वो कहते थे मैं इस मुल्क के अंदर आम आदमी की जिंदगी में सौदा लाऊंगा। ये इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद उन्होंने गोल पोस्ट और बदल ली, फिर कहा कि जी मुझसे एनआरओ मांगते हैं, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। फिर कहा कि जी खारजा महाज में कभी मोदी से बड़ा प्यार और मोहब्बत था, उसके लिए दुआएं मांगते थे। कभी ट्रंप से प्यार मोहब्बत इतना बड़ा कि उसकी कंपेयर करने चले गए। उसके बाद खान साहब ने मुल्क के अंदर आके फिर नई हिकमत अमली इख्तियार की थी, और वो हिकमत अमली ये थी कि जी अब उन्होंने कहा मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, पहले वाली चीजें भूल गई और कहा छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको इनसे पैसे निकलवाऊंगा। अब वो सस्ता तेल, वो सस्ती बिजली, वो सस्ती गैस वाला निजाम भी गया, वो करप्शन के खात्मे वाला निजाम भी गया। उसके बाद कोविड आ गया, फिर कोविड का बहाना मिल गया। उसके बाद जब कोविड खत्म होता है तो खान साहब एक नई पोस्ट लेके आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जी इनके पास तो है ही कुछ नहीं, अब मैं वाहिद ऑप्शन हूं, मैं तो 2023 के बाद भी रहूंगा और ये सियासतदान सारे खत्म है, अदालतें। फिर अदालतों ने जब देखा कि इन्होंने देखा कि अदालतें तो हकायक मांगती हैं, ना नैब कुछ कर सका है, ना प्रोसिक्यूशन कुछ कर सकी है, अदालतें उठा उठा के केस इनके मुंह पे मार रही थी, तो उसके जवाब में अदालत पे चढ़ दौड़े। इलेक्शन कमीशन ने जब इनका थोड़ा सा हिसाब मांगा तो 8 साल केस लटकाने के बाद जब उन्होंने अदालती हुक्म पे उसकी हेयरिंग शुरू की, इनके स्टे ऑर्डर खत्म हुए, तो वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको खुद लगाया था उसके खिलाफ चढ़ दौड़े, उसको कहा कि ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उसके बाद अपोजिशन को कहा कि तुम्हारे पास है कुछ तो लाओ मेरे खिलाफ, आओ मेरे खिलाफ, तुम लेके आओ अदम एतमाद, लेके आओ अदम एतमाद। बिलावल साहब और शहबाज नवाज आसिफ जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से मिले 4 फरवरी को, उससे पहले कुछ जो पसे पर्दा मुलाकातें थी, लेकिन वो ऑन द रिकॉर्ड मुलाकात हुई। उस मुलाकात में तय हुआ कि हुकूमत को घर भेजने की तैयारी की जाए, अदम एतमाद लाएंगे। 27 फरवरी को बिलावल साहब चलते हैं कराची से, और वो 10 दिन का मार्च करके इस्लामाबाद पहुंचते हैं और रोज कह रहे हैं इमरान खान तगड़े हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं अदम एतमाद लाऊंगा तुम्हारे खिलाफ। हमने जब पीडीएम बनाया खान साहब के खिलाफ, उसमें भी हमने लिखा कि हम ये इकदाम उठाएंगे इस हुकूमत के खात्मे के लिए। उसमें अदम एतमाद की तहरीक लाने का सेकंड लास्ट क्लास मौजूद है, लास्ट वाली थी कि हम इस्तीफे दे देंगे। जब हमारा और पीडीएम का इख्तलाफ हुआ तो इसी पॉइंट पे हुआ कि पीडीएम हमसे तकाजा करती थी कि हम इस्तीफे दे दें, हम कह रहे थे कभी अदम एतमाद लाएं। नहीं, ये कायरा साहब, ये चीजें तो अब सामने हैं। सवाल मेरा आपसे ये था कि आपको एहसास था आप किस दलदल में उतर रहे हैं? खान साहब ने अपनी गोल पोस्ट फिर बदली और कहा कि जी लाओ मेरे खिलाफ अदम एतमाद। जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खिलाफ अदम एतमाद आई है, क्योंकि अब तो ये फंस गए, मैं छोड़ूंगा नहीं, अदम एतमाद नाकाम होगी और ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और मैं तो रहूंगा अपने पता नहीं कितनी दहाइयां। उसके बाद जब पता चला कि मेरे इत्तेहादी मुझे छोड़ गए हैं, मेरे अपने साथी नाराज हैं जो पहले ही नाराज थे, वो खुल के सामने आ गए हैं और मैं घर जा रहा हूं, तो फिर अचानक इनको याद आया मेरे खिलाफ तो साजिश हुई है। फिर अमेरिका के ऊपर इल्जाम था, फिर अपनी फौज को इस्तेमाल करना चाहा, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल करना चाहा, नेशनल सिक्योरिटी को इस्तेमाल करना चाहा। उन्होंने वजाहतें भी जारी की लेकिन खान साहब बाज नहीं आए। और अब उसके बाद जब खान साहब को घर जाना पड़ गया, और आपको याद होगा ना, आप तो बड़े माशाल्लाह
सीनियर साफी है कि खान साहब ने पहले उस जो अमरीकी खत का जिक्र है कि अमेरिका ने धमकियां दी थी और साजिश की थी, पहले ये कहा कि जी वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान घर चले गए तो हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान से जरा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन फिर कौम को जज्बाती करने के लिए एक नई शुरली छोड़ दी कि जी वो कहते हैं अगर इमरान खान न गया तो ताल्लुक खराब हो जाएंगे और अगर इमरान खान चला गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। ये लोगों के जज्बात को उभारने के लिए एक नया नया टर्न दिया, नया एक गोल पोस्ट दी। उसके बाद उनको याद आया कि अच्छा नहीं वो जिनको मैं कहता था ना कि कोई न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, फिर कहा कि नहीं जी न्यूट्रल्स को मैंने कहा था, मुझे तो पिछले साल पता चल गया था, मैंने न्यूट्रल्स को कहा था कि भाई आप इस मामले को रोकने की कोशिश करें, साजिश को। अब साजिश कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि साजिश शुरू होती है 7 मार्च को, फिर कहते हैं कि नहीं वो पिछले अक्टूबर नवंबर में शुरू हुई थी। अब उसके बाद जब वो भी एक हफ्ते के बाद वो सौदा नहीं बिका, हर हफ्ते नया झूठ बोलना है ना, तो अब लेटेस्ट झूठ जो आया वो ये था कि मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है। मैं रोज कह रहा हूं कि इमरान खान साहब से पूछना इस हुकूमत की ड्यूटी है। आईजी पंजाब हो या आईजी इस्लामाबाद हो या आईजी केपी के जहां ये बातें हुई हैं, उनको चाहिए वो खान साहब को नोटिस दें, इनसे पूछें इनके पास कौन से वो सबूत हैं जो इनको कत्ल करने के इरादे मौजूद हैं। और एक नेशनल लीडर है, अगर उनके ऊपर ऐसा है और वो नहीं बताते तो खान साहब खुद मुजरिम है, फिर खान साहब को फोर्स किया जाए कि जाना चाहिए। कायरा साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कायरा साहब वो जो सारी तारीख थी वो तो अब आपने इकट्ठी कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है खान साहब एक चीज़ बात करते आ रहे हैं, वो अपना बदल लेते हैं, स्टांस भी बदल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और वो जिस कन्विक्शन के साथ जो कुछ कहते हैं गलत है या दुरुस्त है, लोग उसको तस्लीम भी करते हैं। लेकिन पहले तो इस बात का जवाब दीजिए कि जब आप ये सब कुछ कर रहे थे आपको अंदाज़ा था कि आप किस दलदल में उतर रहे हैं और ये दलदल आपको अंदर खींचेगी? जो खान साहब का बयानिया इस वक्त चल रहा है उसको लोग तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन कौन से लोग? वो लोग जो इमरान खान के वोटर थे और खान साहब के साथ थे वो उनको तस्लीम कर रहे हैं। जो उनके साथ नहीं थे, जो हमारे साथ थे, जो हमारे जलसों में आज भी आ रहे हैं, JUI के जलसों में आ रहे हैं, मुस्लिम लीग के जलसों में आ रहे हैं, क्या वो लोग नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के अवाम नहीं है? क्या उनकी तादाद बहुत जीरो है? क्या खान साहब कोई 80% लोगों को लेके चल रहे हैं? तो क्या 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 मतलब है कि वो सारा बयानिया उन्हीं का लोग मान रहे हैं? ऐसा नहीं है। दूसरी गुजारिश, हमें इस बात का अंदाजा था कि मुल्क में बहुत मुश्किल हालात हैं। जो फैसले खान साहब ने किए हैं, जो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, बिजली के हवाले से, टैक्स खत्म करने के हवाले से, ये एक डूबते हुए जहाज ने अपने जो कीमती असासे हैं वो ले डाउन करने की कोशिश की है, मुल्क को एक बड़े खतरनाक हालात का शिकार कर दिया है। ये हमें अंदाजा था कि मुश्किल हालात हैं, हमें पता था कि हमें बहुत तल्ख फैसले करने पड़ेंगे और उसकी सियासी कीमत देनी होगी। लेकिन हमें दूसरी तरफ का भी अंदाजा था कि अगर हम ये नहीं करते तो फिर इमरान खान जो करने जा रहे हैं, अगर वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तो फिर पाकिस्तान की बर्बादी में कोई अमर माने नहीं रहेगा, फिर कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। लिहाजा आपने लेसर ईवल को कबूल किया और बड़े ईवल से मुकाबला किया। ये बुनियादी तौर पर मजबूरी थी और हम समझते हैं कि हाँ इस वक्त बहुत मुश्किल है। शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठे फैसले कर रहे हैं, कौन सा वो फैसला है जो हम नहीं ले रहे? मैं कायरा साहब उस तरफ आता हूं, लेकिन एक सवाल है। सवाल अब आपसे ये है कि देखिए खान साहब के जलसों में लोग जा रहे हैं, एक दबाव जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। बुनियादी मुतालबा उनका ये है कि जल्दी इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएं। आप ये समझते हैं कि अगर वो लॉन्ग मार्च की तारीख देते हैं तो इस वक्त जो आप लोगों की सियासी हिकमत अमली है, जैसे वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, शेख रशीद साहब ने जो उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल की है फैसलाबाद में, वो भी आपके सामने है,
तो इसको काउंटर किया जा सकता है, इस दबाव को पीछे धकेला जा सकता है और हुकूमत जो है इसमें से निकल कर आ सकती है। पहली बात तो नदीम हुसैन ये है कि नदीम हुसैन को दबाव महसूस हो रहा होगा, कमर जमान को नहीं हो रहा। ये कि मैं तो तहम्मुल से चलने का आदी हूं ना। मैं तो समझता हूं कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो तो साधन की तरफ चीजों को लेके जाना चाहते हैं। उसका जवाब देना मुझे कोई मसला नहीं है। मैं तो मार्शल लॉ के मुकाबले करता रहा हूं, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी हूं, मुझे क्या खतरा है। लेकिन क्या उसके जवाब में उसी तरह का बयानिया देके, उसी तरह का लहजा अख्तियार करके, वही हथियार उठा के अगर मैं सामने खड़ा जाता हूं तो पाकिस्तान में सिविल वार में कोई कमी रहेगी? अगर आप समझते हैं और आपके साथी साफी ये समझते हैं कि मुझे पाकिस्तान में सिविल वार की तरफ चले जाना चाहिए, तो फिर यकीनन आपकी राय दुरुस्त होगी, मेरी गलत होगी। अदरवाइज मेरी राय यह है, या मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं कि हमें जो जो डेमोक्रेटिक कंस्ट्रेंट्स है, डेमोक्रेटिक टॉलरेंस है, उसका मुजाहरा करना चाहिए। ये झूठ पे मबनी बयानिया है, हर हफ्ते तब्दील हो रहा है, लोगों में एक्सपोज हो रहा है। आना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, किसने रोका है? वो जलसे कर रहे हैं, फैसिलिटेट हो रहे हैं, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। इस्लामाबाद आए, बिस्मिल्लाह आए, आके जलसे करें, जलसा कर लें, आके धरना देना चाहते हैं, बैठ जाएं, क्या एतराज है? जिस दिन कानून हाथ में लिया उस दिन कानून हरकत में आ जाएगा, वो अपना फैसला कर लेगा। हमारा तो इशू नहीं है। हाँ, बात यह है कि फैसले, हमें पता है कि मुश्किल फैसले करने, क्या मुश्किल फैसले हैं भाई? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारे मुल्क को पता है। मुश्किल फैसला यह है, वो जो आप सब लोग कह रहे हैं कि जी देखिए हुकूमत फैसले नहीं कर रही, फैसले नहीं कर रही। फैसला क्या नहीं कर रही? फैसला बड़ा सिंपल है कि इस वक्त तेल की कीमतें जो आलमी मंडी में है बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में डिफरेंस है। हमें हर महीने तेल और बिजली की मद में कोई 100 अरब से लेके 110 अरब रुपए तक की जो ये पैसा इसमें डालना पड़ रहा है हुकूमत को। ये एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा बर्डन है। अब ये बर्डन हुकूमत पे है। हुकूमत कोई अलग से तो नहीं होती ना, हुकूमत अवाम की नुमाइंदा होती है। अगर ये बर्डन हुकूमत पे है तो अवाम की हुकूमत है, ये बर्डन अवाम पे ट्रांसफर कर दिया जाए, ये फैसला है। उस फैसले के नतीजे में यकीनन अवाम नाराज होंगे, आम आदमी की जिंदगी में तलखी आएगी, लोग नाराज होंगे, कास्ट टू बिजनेस बढ़ेगी, लोग नाराज होंगे। लेकिन ये इस सूरत में भी अवाम पे है, उस सूरत में भी अवाम पे होना है। हमारे कोई, ये पिछली हुकूमत कहती थी कि हमें अपनी जेब से देना पड़ रहा है, अब्बा जी के पैसे हैं, जैसे ये अवाम के पैसे हैं, अवाम का खजाना है, इस तरफ का बोझ हो या उस तरफ बोझ आए। बोझ हो। कायरा साहब, ये जो मईशत का सवाल है, ये जरा इस सवाल के बाद मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि इस पे मेरा एक है परसेप्शन। लेकिन ये जरा बताइएगा कि आपने जो बात की है कि आके बैठ जाएं, धरना दे दें, अगर वो ये कहते हैं जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि जी हम इस्लामाबाद को जैम कर देंगे, हम शहरों को जैम कर देंगे, तो क्या आप, जाहिर है अब 20 तारीख को उन्होंने उस लॉन्ग मार्च की उन्होंने वो डेट अनाउंस करनी है, हुकूमत जो है इसको टॉलरेट करेगी? आप कह रहे हैं आके बैठ जाएं, तो अगर मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुतासिर होती हैं, जिस तरह वो आगे 126 दिन बैठे रहे थे, ये वो कैफियत नहीं होगी, शायद लोग ज़्यादा हों, तो हुकूमत जो है वो क्या इस हवाले से सोच रही है, हिकमत अमली? नदीम हुसैन यार, ये बताओ कि क्या धावा बोलना है, क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा करना है, ये प्लाट का कब्जा लेना है किसी से? ये लेजिटिमेट बैठी है, एक इलेक्टेड सिस्टम चल रहा है मुल्क के अंदर, एक निजाम है। आप लोग तो इस तरह बात कर रहे हो जिस तरह पता नहीं आके उन्होंने हमसे छीन लेना, यानी किसी आपका घर है मैं आके कब्जा कर लूंगा, आके इस्लामाबाद में बैठ के पार्लियामेंट हाउस में कब्जा करने जाके कर ले। मैंने पहले कहा ना, कानून हाथ में लेंगे, कानून अपना काम करेगा। और ये याद रखिए, ये जितने पहलवान है ना, ये हमने देखे हुए हैं। जिस दिन कानून हरकत में आया, अभी तो हम टॉलरेंस में है ना, जिस दिन इन्होंने कानून हाथ में लिया, इनको याद आ जाएगी हर चीज, इन्हें आटे दाल का भाव पता लग जाएगा, ये किस ख्वाब में रहते हैं। हाँ, अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करें, एहतजाज करें, बिल्कुल उनका हक है, किसने कहा ना करें। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम ये फैसले ना करें तो क्या करें? आप लोग एक ही बात करें, हुकूमत फैसले नहीं कर रही जी। वो देखो जी, लंदन चले गए, लंदन कौन गया था? वजीर आजम पाकिस्तान नहीं गया था, कैबिनेट नहीं गई थी, कैबिनेट के 4 मेंबर गए या 5 गए, इसलिए कि वो मुस्लिम लीग के सीनियर लोग हैं। शहबाज सिद्दीक मुस्लिम लीग के सदर हैं, वो अपने रहनुमा, अपने लीडर के पास गए, वहां से मुशावरत करके आए,
यहाँ बाकी जमातों से मशवरे कर रहे हैं, शोर हो गया जी, वो लंदन में फैसले हो गए जी, लंदन में चले गए जी। वो भाई हम भी तो यहाँ बिलावल साहब के साथ बैठ के फैसले कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बैठ के फैसले कर रहे हैं। अब वो अपने अपनी जमातों के फैसले करने के बाद इत्तेहाद में इकट्ठे बैठ के फैसले कर रहे हैं। ये यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है, किसी एक जमात की हुकूमत नहीं है, मुख्तलिफ जमातें हैं, सबने मुशावरत से फैसले करने हैं। से बैठना है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है कायरा साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब कायरा साहब, एक सवाल और उसके बाद जो आप फैसले की बात कर रहे हैं मैं उस तरफ आऊँगा, और सवाल ये है कि ये फरमाइए कि ये जो कहा जा रहा है कि फौरी इंतखाबात, और आप लोगों का फैसला है कि पहले कुछ इस्लाहात और फिर इंतखाबात, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर आप मुश्किल फ़ैसले करते हैं तो ज़ाहिर है उसको वक्त लगेगा उसके बेनिफिट्स आने में, लेकिन अगर आपने मुश्किल फ़ैसले करते सार इंतखाबात की तरफ जाना है, या आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो जल्दी होंगे, या आप समझते हैं कि नहीं अभी उनमें वक्त है? नदीम साहब, ये जो आप तजिया कर रहे हैं ना, हमारा भी कारोबार यही है ना, काम ही कारोबार हमारा सियासत है, तो ये चीजें पब्लिक ओपिनियन को तो हम भी गेज करते रहते हैं ना, क्या होगा। सवाल ये है कि इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन होने हैं, जब हमने अदम एतमाद किया था तो हमने उसका पूरा एक एजेंडा दिया था कि इमरान खान साहब ने जिस तरह प्लान किया था अगले इलेक्शन को छीनने का, अगले इलेक्शन को हाईजैक करके अपनी मर्जी के मुताबिक उसके रिजल्ट निकालने का, वो इलेक्शन कमीशन को उसकी पावर्स खत्म करके, वो अदालतों के ऊपर हमला आवर होके, वो अपनी मर्जी के इंतजामी उहदेदार लगा के, और उसके बाद अपनी मर्जी के कानून बना के इलेक्शन कराना चाहते थे, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बेख्तियार किया, जो उन्होंने गलत कानून साजी की, रातों रात उन्होंने 31 से 31 कानून घंटे में पास कर दिए, वो कानून खत्म करने हैं जो इंशाल्लाह इसी जो सेशन चल रहा है इसमें होने वाले हैं। और उसके बाद हमने कहा था कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, सारी जमातें बशमूल पीटीआई के, हम उनको भी इन्वाइट करेंगे, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करके उनसे भी शावरत करेंगे और उनको बाइख्तियार करेंगे। इससे पहले भी उनको इंतजामी ऑटोनॉमी हमने दी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हमने दी, मजीद इख्तियार देंगे ताकि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा सके, और हम जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे। लेकिन अब मैं तो कल नहीं था, लेकिन जो मैंने मीडिया के जरिए देखा या सुना कि हमारी क़यादतों ने, जो हुकूमती इत्तेहाद है, उसने फैसला किया है कि हम असम्बलियों की मुद्दत तक इनको चलाएंगे और जो भी फैसले हैं वो करेंगे, कोई हमें अमर माने नहीं है। तो ये याद रखिए कि हम भी सारा कुछ कैलकुलेट करके फैसले कर रहे हैं, और जो मुल्क की जरूरत है वो फैसले इमरान खान ने इसलिए नहीं किए कि वो पब्लिक ओपिनियन से या अवामी रद्द अमल से डरते रहे। अवामी रद्द अमल से डर के आप अपनी पॉलिटिक्स बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स बचाते मुल्क का नुकसान कर देते हैं तो इससे बड़ा गुनाह क्या होगा। ये मुल्क होगा तो पॉलिटिक्स होती रहेगी। आज मेरा नुकसान। अच्छा कायरा साहब ये फरमाइएगा कि ये जो 63A की तशरीह पर अदालती जो फैसला आया है पंजाब के ऊपर, जाहिर है अभी चीज़ें चल रही हैं, वफाक के ऊपर भी जाहिर है कि आप लोग एक बड़ी नेक टू नेक वाली सूरत हाल है, आप समझते हैं इसके असरात मुरतब होंगे ख़ास तौर पर पंजाब में? पहली गुजारिश ये है कि मेरा पहला सवाल जो चल रहा था उसमें सिर्फ इतनी गुजारिश कर दूं, मुश्किल फैसला है कि आप अवाम पे बोझ डालें। ये जो 100 अरब या 125 अरब रुपए का बर्डन है पर मंथ, अगर गवर्नमेंट लेके नहीं चलती उसके लिए एडिशनल रिसोर्स पैदा करने होंगे। अगर नहीं चलते और हम उसमें से 50-60 अरब 70 अरब अवाम पे पास ऑन कर देते हैं, तो जो बर्डन अवाम पे आएगा उसको अल्टीमेटली आपने सब्सिडाइज भी करना होगा। किसी मद में आपने दोबारा उसको 40-50 अरब की सब्सिडी देनी है, तो ये कहाँ की दानिशमंदी होगी कि आप एक हाथ से 60-70 अरब रुपया लें और दूसरे हाथ से 40-50 अरब रुपया दें और पूरे मुल्क को आप अजाब में डाल दें। तो ये कैलकुलेशन हो रही है, इसके मुश्किल फैसले होंगे, यही मुश्किल फैसला है। और हम इसमें सिर्फ इसलिए अभी तक इस पे ज्यादा गौर कर रहे हैं कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, क्या एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ देना दुरुस्त है
या ये इसी तरह चला के इसके एडिशनल रिसोर्स पैदा करना, ये एक सिंपल कुलिया है। जहां तक आप फैसले का जिक्र कर रहे हैं, पहली बात है वो फैसला नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट से एक राय मांगी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की वो राय है, वो बाइंडिंग नहीं है। पहली बात, बाइंडिंग होगा जजमेंट, बाइंडिंग होगी जो पार्लियामेंट का कोई फैसला। अगली बात, अदालत ने जो अपनी राय दी है वो भी 2-3 के साथ है। 2 जज साहिबान ये नहीं कह रहे कि इसमें छोटा मोटा कोई इख्तलाफ है, वो भी उतने ही मोतबर जज है। वो कह रहे हैं कि जी ये तो केस सुनने के काबिल ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो आइन के अंदर आर्टिकल 63(1)(a है वो बिल्कुल इतना क्लियर है, इतना शफाफ है कि उसमें अगर फर्दर हम कोई बात करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करते हैं, लिहाजा वो इतने क्लियर है। अब जज साहबान ने एक अपनी राय दे दी, बिस्मिल्लाह, उनका हक है, मुझे उनसे डिफर करने का हक है। जिस बात पे कजिया खड़ा हो गया कि जी कोई मेंबर अपनी जमात के खिलाफ वोट नहीं दे सकता, ये वो कहते हैं कि जनाब ये है ना जिसपे इख्तिलाफ है जी, काउंट नहीं होगा, बाकी तो कोई नई बात नहीं है। हाँ। बाकी तो ऑलरेडी चीजें ऑलरेडी आइन में मौजूद है। ये एक नई इंटरप्रिटेशन की बात की जा रही है। अभी तफसीली जजमेंट आएगी तो देखेंगे उसमें डिटेल में क्या है। लेकिन एक रखिए, डेमोक्रेसी में दुनिया भर के अंदर जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां पे उसके कुछ रूल्स हैं। बहुत सारे इश्यूज वो होते हैं जहां पे मेंबर्स आजाद होते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें आप उनको पाबंद करते हैं, वो है हुकूमत साजी। उसमें वजीर आजम का वोट है, उसके खिलाफ अदम एतमाद का वोट है, और मनी बिल है। इसके अलावा जो नॉर्मल लेजिस्लेशन है, अगर आप उसमें भी कहते हैं कि जो जमात का हुक्म है वो हर मेंबर के लिए फाइनलिटी है, उसके साथ डिफर नहीं कर सकता कोई मेंबर, तो इसका मतलब यह है मेरी दानिश में कि आपने पार्लियामान को खत्म कर दिया। पार्लियामान का फिर बेमानी वजूद हो गया, इसलिए कि अगर आपने वजीर आजम को यह इख्तियार दे दिया, वैसे तो वजीर आजम भी एक मेंबर ही होता है ना, वो भी एक मेंबर है, और मेंबर बाकी मेंबरों की तरह उसको भी पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना होगा। लेकिन यहां जरा वजीर आजम की हैसियत को अलग देखा जाता है। वजीर आजम अगर कहते हैं कि जी एक लेजिस्लेशन है, फर्ज करे कि औरत को मर्द डिक्लेयर कर दो, अब उन्हें किसी वोट की जरूरत नहीं है, किसी पार्लियामान में ले जाने की क्यों, वो रिचुअल क्यों होगा, ये खर्चे क्यों होंगे? इसलिए कि अब उनकी जमात अक्सरियत वाली है, उन्होंने तो अपने लीडर के मुताबिक फैसला देना है, लिहाजा उनका वोट हो या ना हो उसके क्या माने होंगे, क्योंकि वो जमात की राय के खिलाफ तो वोट नहीं दे सकता। अच्छा कायरा साहब, मेरा एक सवाल रह जाएगा, और वो मैंने आपसे वो इसलिए पूछना है कि आपने जो मुश्किल फैसलों की बात की है, कहना अपनी जगह मोतबर है, लेकिन क्या आप पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ आमरीत लाना चाहते हैं? हाँ। इसका मतलब है कि जो वज़ीर आज़म फैसला करे वो बादशाह सलामत है, उसका हर कहा हुआ, उसका हर लिखा हुआ कानून बन जाएगा। ये कौन सी राय? अच्छा कायरा साहब, अब एक सवाल है मेरा, वो रह जाएगा मेरे पास, चूंकि आखिरी मैं उस पर पहुंचा हुआ हूं। आपने बात की मुश्किल फैसला, एक हाथ से लें एक हाथ से दें, क्या आप ये नहीं समझते कि आज आप पाकिस्तान की 11 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं और एक ऐसा फैसला करें कि जिसके नतीजे में अब बोझ जो है वो अशरफिया पे पड़े और वो तबकात जो पिसे हुए हैं उनके ऊपर वो बोझ ट्रांसफ़र ना हो? मैं जब ये बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप हमारी तरसीलात ज़र 30-31 अरब डॉलर पे खड़ी हैं, आप अपनी दरामदात इससे नीचे ले आएँ, बरामदात थोड़ी बढ़ा दें, और आप जो है तायुश की चीज़ें, आसाइश की चीज़ें, बड़ी गाड़ियाँ, पेट्रोल की राशनिंग, ये इस तरीके से हो कि 1 साल के लिए कि आप मुस्तहकम पोजीशन पे आ जाएं। तो ये फैसला कोई है सोच के इस दफ़ा अशरफिया पे दबाव डालो? नदीम साहब, गुजारिश ये है, हम सियासत करते हैं अधूरे वाला, हमारा ये है, अगर ये फैसला डिले हो रहा है तो उसकी वजह यही है कि उसके मुतबादल ज़राए पैदा किए जा रहे हैं, उसके मुतबादल सोर्सेज सोचे जा रहे हैं, कहीं से एडिशनल रिसोर्स पैदा करने और कहीं से एडिशनल जो खर्चे हो रहे हैं वो रोकने की बात की जा रही है। ये सारी सोचें जो आपके पास हैं, हम भी इतना थोड़ा थोड़ा तो यही काम करते हैं ना, आकर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वहां पे इज्तिमाई शऊर के तहत भी यही काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये मुतबादल ज़राए के जरिए कंजर्वेशन भी स्टडी में है इस वक्त,
कि किस तरह बिजली बचाई जाए, किस तरह तेल बचाया जाए, किस तरह जो आम आदमी की जिंदगी है उसमें इसका कम से कम असर आए, किस तरह अशिया तईशात को या जो जरूरी अशिया हैं उनको भी किसी हद तक अगर कर्टेल करने की जरूरत पड़े, जरूरी तो नहीं लेकिन जो तयश की अशिया है या जो नीम तयश की अशिया है उनको अगर कर्टेल करके हम अपने डॉलर्स को बचा सके, अपने पैसे के ऊपर, करेंसी के ऊपर आने वाला बोझ कम कर सके, अपना ट्रेड बैलेंस बेहतर रख सके, तो ये तो कोशिश की जा रही है दुनिया के साथ। अब हमने गंदम मंगवानी है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि गंदम मंगवाने का और बार्टर करके उसके बदले में भी अपनी कोई अशिया दे ले, ताकि हमें हमारे साथ जो हमारे हाथ में जो डॉलर कम है, जो तरसील ज़र की कमी है उसको किसी तरीके से पूरा किया जाए। ये सारी चीजें अंडर स्टडी है और इंशाअल्लाह हमने कल भी कौम को मायूस नहीं किया था। अगर हमने 2008 में दहशतगर्दी के बावजूद एक गिरी हुई इकोनॉमी उठा के एक्सपोर्ट 25-26 अरब डॉलर तक ले गए थे, हम ग्रोथ लेके आए थे, हमने पाकिस्तान की करेंसी को मुस्तहकम किया था, हमने रोजगार दिए थे, हमने पेंशनें और तनख्वाहें बढ़ाई थी, हमने लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिए थे, तो जमा खातर रखे कि अब भी ये भी हो जाएगा। कायरा साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, ये थे कमर ज़मान कायरा साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।